मुखर्जी समिति न्यास द्वारा आयोजित बजट पर चर्चा के इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय भाई सत शर्मा जी, जम्मू कश्मीर में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय भाई सुनील शर्मा जी, क्लब के सचिव भाई गौरव जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, सभी पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रीगण, विभिन्न संगठनों के सभी सम्माननीय पदाधिकारी, सभी उद्यमी व्यापारीगण, देवी और सज्जनों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं आप सबके बीच में आया हूं भारत सरकार द्वारा, वित्त मंत्री जी द्वारा हाल ही में जो बजट वर्ष 2025-26 के लिए रखा गया है, उस पर कुछ चर्चा आप सबसे करने के लिए। शुरुआत तो मैं उस समय से करूंगा जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, क्योंकि कई बुजुर्गों को मैं यहां पर देख रहा हूं जो उस समय भी व्यापार करते थे, लेकिन व्यापार किसके लिए करते थे मुझे पता नहीं। क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने 1970 में जब बजट की अनाउंसमेंट की और उसमें टैक्स लगाने का काम किया, बजट नहीं मैं कहूंगा टैक्स की अनाउंसमेंट जब की, तो कोई कल्पना कर सकता है कितना टैक्स सेस मिला के लगा होगा? एनी फेयर आइडिया? अजय प्रकाश जी, कुछ आइडिया है? सूक्ष्म लघु उद्योग वालों को तो जानकारी इसकी पूरी रखनी, पिछले पूरे सारे खाते 70 से। उस समय इंदिरा जी ने जो टैक्स लगाए वो लगभग 97% पैसा आपका टैक्स और सेस में ही चला जाता है। यानी कि आपका अधिकतर पैसा जो आप कमाओ तो सरकार के खजाने में चला जाए। तो लोगों को लगा हम कमाएं क्यों और किसके लिए करें, तो काला धन पैदा होना शुरू हो गया। और आपने देखा होगा बहुत सारी एमनेस्टी स्कीम समय समय पर आई कि आपके पास जो काला धन है आप उसको घोषित करो, एक सर्टेन टैक्स दो और बाकी पैसा आपका सफेद हो जाएगा। ये क्यों करना पड़ा? उसका आधार क्या था कि कांग्रेस के ऐसे काले कारनामे थे, ऐसी काली नीतियां थी जिसके कारण जनता काला धन पैदा करने के लिए मजबूर हो जाती थी। आज एक ईमानदार व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है और पिछले 10 सालों में वो प्रयास जारी हैं कि जनता ईमानदारी से टैक्स दे और सरकार ईमानदारी के साथ एक एक रुपया टैक्स का देश की भलाई के लिए खर्च करे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके दिखाया है और मैं धन्यवादी हूं सभी टैक्स पेयर का। आपने बढ़ चढ़कर विश्वास करके पैसा दिया भी। आज हम गर्व करके कह सकते हैं कि मात्र 10 वर्षों के शासन में इस सरकार ने वो कर दिया जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं, 74 एयरपोर्ट थे 2014 में, आज 160 एयरपोर्ट हो गए। 8 एम्स थे, आज 24 एम्स हो गए। तालियां थोड़ी देर बचा के रखो, अभी लंबा है विक्रम जी, ये थोड़ी सूचना लंबी है थोड़ी सी। 74 एयरपोर्ट थे जो 160 हो गए, 8 एम्स थे जो 24 हो गए, 9 ट्रिपल आईटी से बढ़कर 25 हो गए, 16 आईआईटी 23, 13 आईएम बढ़कर 20 हो गए। हमारे यहां पे 740 यूनिवर्सिटी थी, आज 1148 यूनिवर्सिटी हो गई। 308 मेडिकल कॉलेज से बढ़कर 706 हो गए। हमारे मेडिकल कॉलेज में सीटें आज लगभग 1 लाख सीटों की वृद्धि हुई है। 75,000 सीटें हम और एमबीबीएस के अगले 5 साल में जोड़ने वाले हैं। यही नहीं साथियों, अगर आप देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें 31,000 थी, आज बढ़कर 61,000 हो गई। एक नहीं अनेक क्षेत्रों में देखिए, इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे लाइन की लगभग पूरी हो गई कि ऑलमोस्ट ऑल द रेलवे लाइन हैज बीन इलेक्ट्रिफाइड।
इसी तरह से नेशनल हाईवे हमारे 96,000 किलोमीटर थे जो बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर हो गए। ग्रामीण सड़कें 3,23,000 किलोमीटर थी जो बढ़कर 7,30,000 किलोमीटर हो गई। अब तो ये आंकड़े सुनने में लगता है कि सचमुच हुआ है, और जब हम कभी विदेशी लोगों से बात करते तो मानते ही नहीं कि कैसे संभव हो सकता है। जब हम उनको कहते हैं कि 54 करोड़ नए बैंक खाते खुले और ये कांग्रेस के लोग कहते थे उसमें एक पैसा नहीं जमा होगा, आज उसमें 2,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गरीब जनता ने जमा कराया, देश की बैंकिंग अर्थव्यवस्था को और मजबूत करके दिखाया। जब हम सत्ता में आए थे 2014 में, तब 12 में से 11 बैंक घाटे में थे, पीसीए फ्रेमवर्क में थे। आज 12 के 12 बैंक मुनाफे में है। इकलौता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज 66,000 करोड़ रुपए का मुनाफा एक साल का कमा रहा है। एक बैंक, आप कल्पना कीजिए। अगर ईमानदार सरकार आए, ईमानदार नेतृत्व आए, तो कैसे ईमानदारी के साथ संस्थाओं का भला भी होता है, संगठनों का भला भी होता है, और कुल मिलाकर देश के विकास को एक नई रफ्तार मिलती है। वहां कोई अच्छा काम हो तो अंग्रेज इतनी जोर से ताली बजाते हैं कि अगले को खुशी होती है, हाँ यार अच्छा निर्णय लिया था। अगर आपको लगता है मोदी जी को इसके बाद भी कुछ करना चाहिए तो आप फिर एक बार ताली बजा सकते हैं। वो इंडस्ट्री वाले खुश नहीं है आपसे 4 करोड़ जो साउथ होने में। अब थोड़ा सा पीछे फिर एक बार ले जा रहा है, तो आप बोलोगे टैक्स पे क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि सीधे सीधे सब परिवारों को फर्क पड़ रहा है। और अगर आज की स्थिति में देखूं तो आपको कम से कम 80,000 रुपया टैक्स देना पड़ना था अगर मोदी जी टैक्स माफी नहीं करते तो। लेकिन अगर कांग्रेस के टाइम के साथ थोड़ी तुलना करें कि 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब कितना टैक्स देना पड़ता, तो मैं उसका भी एक आंकड़ा निकाल के लाया था। 2014 में अगर आपकी 12 लाख रुपए की आमदन होती तो आपको 1,90,000 रुपया टैक्स देना पड़ता था। कितना? आवाज नहीं आई। कितना? आप कहते थे हॉल पूरा भरा हुआ, हॉल में तो आवाज ही नहीं है। आवाज मेरी नहीं निकलनी चाहिए थी इतना लंबा सफर करके। भाई मैं जोर से पूछ रहा था कितना टैक्स देना पड़ता अगर कांग्रेस की सरकार होती 2014 में? तो 1,90,000। तो समझ लो आपकी बचत कितनी हुई। तो अगर कांग्रेस ही आज तक टिकी रहती तो 1,90,000 जेब से चले जाना था। और अगर पिछले साल की बात करूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तुलना से, तब भी आपका 80,000 रुपए की बिल्कुल बचत हो रही है। यानी कि आप लाख रुपया आप भी कमाते हो, लाख रुपया आपकी पत्नी भी कमाती है, तो 2 लाख रुपया 1-1 लाख वालों को 1,60,000 रुपए तो घर में बचत होगी भाई। और कुछ एक किस्त पहले काट लेंगे। लेकिन हमने उसको और सुविधा ये कर दी है कि वो स्वनिधि योजना के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर करवाए। 10,000 से लेके उसको 50,000 रुपए तक मिलता था। हम अब तक 68 लाख लोगों को स्वनिधि योजना के अंतर्गत पैसा दे चुके हैं। अगर वो डिजिटल लेन देन करता है, सब्जी बेचने का, चाय बेचने का, चूड़ी बेचने का, कुछ और बेचने का काम भी, तो डिजिटल लेन देन पे और समय पे पैसा वापस करने पे उसका ब्याज पूरा माफ हो जाता है। आप कल्पना करो किसी व्यक्ति को 36% ब्याज देना पड़ता हो और आज डिजिटल लेन देन करके समय पे ब्याज देने पर उसका ब्याज माफ कर दिया जाए तो उसका तो जीवन और उसको प्रॉफिटेबिलिटी देखिए कितनी होती होगी। ये मोदी सरकार ने 68 लाख रेडी पटरी फड़ी वालों को किया जो शहरों में थे। अब हम इसको ग्रामीण भारत में भी करने वाले हैं। करोड़ों युवाओं को और ऐसे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। साथियों, सेकंड एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम हम लोग वापस लाने वाले हैं जिसमें 10 लाख करोड़ रुपया मिलेगा। जल जीवन मिशन, इसके अंतर्गत हमने 13 करोड़ घरों को नल से जल दे दिया है। 80% घरों पे मिल गया, जो 20% रह गया अब उसको भी हम देने चाले हैं। कैंसर के केसेस तो नहीं बढ़ रहे? लगता है समाज में कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं।
और कैंसर के केसेस बढ़े तो उसमें डे केयर सेंटर भी बहुत जरूरी है और उसका उपचार भी बहुत जरूरी है, इलाज भी बहुत जरूरी है। तो मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम देश के हर जिले में डे केयर कैंसर सेंटर खोलेंगे और इसी साल 200 डे केयर कैंसर सेंटर खोल देंगे और कैंसर की जो दवाई विदेशों से लानी पड़ती है उस पर 0 कस्टम ड्यूटी भी कर देंगे। तो एक तरह से ये भी कर दिया। अब डॉक्टर्स की कमी ना हो, विदेशों में बच्चे डॉक्टरी पढ़ने जाते थे, मैंने आपको बताया कि हमने कैसे दुगनी सीटें एमबीबीएस की कर दी। अब हम अगले 5 सालों में 75,000 सीटें एमबीबीएस की और बढ़ा देंगे और इसी साल 10,000 एमबीबीएस की सीटें एक ही साल में और बढ़ जाएंगी। आपके कितने बच्चों को डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, इस पर हम लोग 20,000 करोड़ रुपया खर्च करने वाले हैं। मुझे आज भी याद है सन 2012-13 में शायद, मैं जर्मनी में ही था उस समय भी, तो जर्मनी ने उस समय अपने सारे न्यूक्लियर फैसिलिटी को शट कर दिया था। बहुत पहले उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी को शुरू किया, घरों की छतों पे सोलर प्लांट उस समय, हमने तो अब लगाए मोदी जी के आने के बाद, उन्होंने उस समय लगाने शुरू कर दिए थे। लेकिन उन्होंने गलती एक की कि उन्होंने अपना थर्मल भी बंद कर दिया, न्यूक्लियर भी बंद कर दिया। भारत वो गलती नहीं करने वाला। हमने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को बढ़ाया है, विंड हो, सोलर हो, हाइड्रो हो या बायोगैस हो, इसमें हमारी क्षमता लगातार बढ़ी है। हमारी दुगनी पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी हमने पिछले 10 सालों में कर दी। अगर हम 2.5 लाख मेगावाट करते थे, आज हम 4.5 लाख मेगावाट उत्पादन करते हैं और इसमें 75,000 मेगावाट तो केवल सोलर की है। हमारी जो क्षमता आने वाले समय में हम करने वाले हैं उसमें विंड रिन्यूएबल को तो बढ़ाएंगे, साथ में न्यूक्लियर को भी मिक्स करने वाले हैं और कोयले के भंडार हमारे पास अगले 300 साल के पड़े हैं, हम उसका उपयोग भी करेंगे लेकिन प्रदूषण कम हो। इसलिए हम कोल गैसिफिकेशन की ओर भी जा रहे हैं कि गैस कोल से कैसी बनाई जाए ताकि और क्लीन एनर्जी की ओर हम आगे बढ़े, वो भी हमने अनाउंसमेंट इसमें कर दिया है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं, सारी यहां पे बताऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। शिप बिल्डिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने वो भी किया। एक जो हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट की बात है उस पर बहुत बड़े कदम हम लोग उठा रहे। एयर कार्गो फैसिलिटी भारत सरकार वो खड़ी कर रही है। फिर एमआरओ जो रिपेयर करने के सेंटर्स बनते हैं हवाई जहाजों को, उसको देश के अलग अलग कोनों में बनाने जा रही है। जम्मू कश्मीर के लिए तो इतना बल सरकार दे रही है कि यहां पे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ साथ जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जहां पे हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम बनता है, वो भी देश और विदेश में जाए, उसके लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। और हमारे यहां पर जैसे पर्यटकों की संख्या, टूरिस्ट की संख्या बढ़ रही है, तो यहां के लोगों की आय के अवसर भी लगातार बढ़ रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी का किसको लगता है कि लाभ हुआ है कि इंटरनेट की सुविधा का? आप में से जिसको लगता है कि इंटरनेट की सुविधा का लाभ हुआ वो हाथ खड़ा करके बताए जरा। जिसके हाथ खड़े नहीं हुए या तो उसके पास स्मार्टफोन नहीं है, लगभग सबके ही हो गए। चेक शर्ट वाले भाई का नहीं हुआ हाथ खड़ा, अभी 2G पे ही हो, यहीं तक हाथ खड़ा, तो यहां तक जाएगा तो 5G कनेक्शन है। अब तो 5G टेक्नोलॉजी भी भारत की अपनी है भाई, 4G टेक्नोलॉजी भी हमारी अपनी है और 6G टेक्नोलॉजी दुनिया में जब आएगी तो दुनिया के सबसे पहले देशों को जो 6G टेक्नोलॉजी लाएंगे उसमें भारत का नाम भी होगा। ये वो भारत है जो कल तक 2G टेक्नोलॉजी लेने के लिए भी दुनिया के देशों के पास लाइन लगा के खड़ा होता था। आज दुनिया भर में डिजिटल पेमेंट करने वाला देश अमेरिका, यूरोप, जापान ये नहीं है। दुनिया की 46% डिजिटल पेमेंट, 46% डिजिटल पेमेंट दुनिया की भारत से होती है। एक रेडी वाला, रिक्शे वाले से लेके आप जैसे बड़े बड़े उद्योगपति भी करते हैं और दुनिया के देशों में आज भी वो चेक काट रहे हैं या फिर अपने कैश से पैसा बांट रहे हैं, वैसा चल रहा है। इसलिए टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। इसलिए हमने प्रयास कर रहे हैं कि देश के जो ग्रामीण स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, भारत नेट के माध्यम से जो हमने देश के सभी पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर डाल दी है,
हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर डाल के गांव के स्कूल को इंटरनेट का कनेक्शन देंगे, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देंगे, ताकि आपके बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम मिल सके, और केवल स्मार्ट क्लासरूम नहीं, उनको स्मार्ट शिक्षा भी मिल सके। ये सरकारी स्कूलों के लिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने करके दिखाया है। अंत में इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, जो जीएसटी हम लोग लेकर आए, कुछ लोग उस समय जीएसटी का विरोध करते थे। आज आप देखिए, जो टोल नाके थे वो भी खत्म हो गए, ट्रांसपोर्टेशन का टाइम कम लगता है। जहां 90,000 करोड़ रुपया ही मात्र टैक्स इकट्ठा होता था कोविड से पहले, आज 1,75,000 करोड़ रुपया ऑन एन एवरेज जीएसटी कलेक्शन होती है। इससे राज्यों को भी लाभ मिला है, इससे विकास की योजनाएं भी बढ़ी हैं। और एक बात मैं आपसे और कहूं, जो हमारे टीडीएस इकट्ठा करते थे, जो स्मॉल टैक्स पेयर से, अब हमने उसको भी बढ़ा के, जो आपको रेंट आता है उस पे पहले 2,40,000 रुपए पे टीडीएस कटता था, अब उसको 6 लाख पे तक बढ़ा दिया है। और इसी तरह से जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनको 50,000 की आमदन पे ही टीडीएस देना पड़ता था, टैक्स डिडक्शन होता था, अब उनको दुगना कर दिया है, 1 लाख तक उनको भी छूट दे दी गई है। न्यू इनकम टैक्स बिल हम लेकर आए हैं, अब वो कमेटी को दिया गया है, अगले सत्र में वो आ जाएगा। जब इतनी मोटी किताब आपको इनकम टैक्स की पढ़नी पड़ती थी, हम उसको का लगभग आधी कर देंगे और सरल कर देंगे, ताकि आम नागरिक भी इनकम टैक्स को बेहतर समझ पाए, सरलता से समझ पाए और उसको ज्यादा मुश्किल ना हो। जो 90 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर ने वॉलंटरी अपनी इनकम टैक्स की जो एडिशनल टैक्स देना था उसको अपडेट किया है। जो 2022 की हमने सुविधा थी अपडेट करने की, हमने उसको एक बार फिर बढ़ाया है। 2 साल से बढ़ाकर इसको हमने 4 साल कर दिया है कि आप अपनी रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं। इससे भी एक बार आपके पास अवसर है, कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती रह गई हो, कहीं भूल हो गई हो, तो उसको सुधार करने का अवसर भी आप पे विश्वास करके मोदी सरकार ने आपको एक बार अवसर और दे दिया है। और नेशनल सेविंग स्कीम पर जैसे आपकी मांग थी वैसा हमने कर दिया है। जम्मू कश्मीर के लिए एक नहीं अनेक प्रोजेक्ट्स हम लोग लेकर आए हैं, ये सब किया है। और साथ ही साथ केंद्र ने भी 41,000 करोड़ रुपया बजट में एलोकेशन जम्मू कश्मीर के लिए की है। साथियों, मेरा आप सबसे अनुरोध इतना ही रहेगा कि योजनाओं का लाभ भी उठाएं और जो घोषणा हमने बजट में की है उसको जन जन तक भी पहुंचाएं। छोटी छोटी क्लिप बनाकर अगर आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालेंगे तो इसका बहुत लाभ मिलता है सरल तरीके से जानने के लिए। टेम्पलेट्स भी बनी हुई हैं कि क्या किस वर्ग को लाभ मिलने वाला है। एक सिंगल स्लाइड में वो सारा आ जाता है कि कैसे आपको लाभ मिलेगा। जैसे 1.5 लाख करोड़ रुपया केवल और केवल एमएसएमई सेक्टर को बैंकों से ऋण की सुविधा ज्यादा मिल जाएगी केवल क्षमता बढ़ाने से। अगर आप याद करो, कोविड का समय मॉरेटोरियम पीरियड आपको दिया था, मॉरेटोरियम पीरियड दिया था कितना, 6 महीने का दिया था उस समय, तो आपके बैंक खाते एनपीए नहीं हुए। फिर आपको लगा कि आपको पैसे की और जरूरत है, तो हमने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS लेकर आए थे और आपको 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल दिया, वो भी बगैर आपकी घर जमीन गिरवी रखे। ये आज तक 75 साल में कोई सरकार नहीं कर पाई थी। ये मोदी जी ने आप पे विश्वास करके 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल दिया। पैसा कुल मिला के सच्ची 4 लाख करोड़ रुपए, सुनील भाई 4 लाख करोड़ रुपए हमने उस समय बैंकों से सभी व्यापारियों को दिया था। और उसका कारण है कि लगातार भारत की अर्थव्यवस्था को इनकी मेहनत के कारण उसका बल मिला। लेकिन योजना सरकार की थी, मेहनत तो उद्यमियों की, उद्योगपतियों की थी। आज वही ताकत आपको इनकम टैक्स में छूट देकर बाकी जगह जहां जहां राहत देने की बात है, बैंकों से मदद करने की बात है, वो कर रहे हैं।
सरकार ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर 10,68,000 करोड़ रुपया इस साल के लिए रखा है। पिछले साल वो 11 लाख करोड़ था, उसके पिछले साल 10 लाख करोड़ था, उसके पिछले साल 7.5 लाख करोड़ था। अगर आप कांग्रेस के 10 साल का कुल मिला के कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेंगे तो हमारे 2 साल से भी कम था, 10 साल का मिला के। तो इसका मतलब सरकार जब ज्यादा निवेश कर रही है तो उतना रोजगार, उतना व्यापार, उतने अवसर और ज्यादा मिल रहे हैं। और ये सारे के सारे अवसर भारत और भारतीयों के लिए हैं और भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में है। तो आइए एक ही संकल्प हम लेकर जाएं कि ईमानदारी के साथ व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, भारत के विकास को 4 चांद लगाएंगे और 2047 से पहले विकसित भारत बनाकर दिखाएंगे। तो मन पक्का है तो बोलिए भारत माता की। जिनका मन पक्का है, भारत ने जिसको 2 हाथ हैं वो तो दोनों खड़े कर सकता है, जिसको दोनों साइड से थोड़ा दबा दिया गया उसको मैं समझ सकता हूं, मजबूरी है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है सुबह सुबह सबके लिए काम करने की बहुत जल्दी भी होती है, लेकिन आप पहला समय, फर्स्ट हाफ ऑफ द डे आप इस कार्यक्रम के लिए निकाल कर आए। मैं सभी एसोसिएशन फेडरेशंस के सभी सदस्यों का, सभी महिला उद्यमियों का, सभी अपने नेतागण का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे सुना भी और आशा करता हूं कि आप जन जन तक की आवाज पहुंचाएंगे भी। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद।